हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आपका क्लास 10 में आईएफएम स्किल सब्जेक्ट है तो ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट सिलेबस को जो है कवर करेंगे पूरे इस वीडियो में। ठीक है, जो भी आपका बोर्ड 2026 में आने वाला है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि आप जो है पूरा सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर सके। इससे पहले भी हमने सारे जो यूनिट्स है उसको कवर किया हुआ है। ठीक है, उसको आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। पूरा आईएफएम का हमारा प्लेलिस्ट है। बाकी ये जो वीडियो है इसमें हमारे जो पूरे टोटल 10 यूनिट्स है, आपको दिख रहा होगा, इन्वेस्टमेंट बेसिक, सिक्योरिटीज, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, डेरिवेटिव, डिपॉजिटरी, और जो भी पूरा सारा 10 यूनिट्स है, पूरा 10, ठीक है, सब चैप्टर्स को हम लोग इस पूरे वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप जो है पूरा एंड तक देखिए ताकि आप कोई भी चीज़ को मिस ना करें। तो आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपने ई बुक के बारे में बता देते हैं कि जो हमारा क्लास 10 आईएफएम का सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स है और साथ में आपका नोट्स का ई बुक है। ठीक है, तो अभी जैसे कि एग्जाम सामने आ रहा है उस हिसाब से आपको सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और नोट्स आपको रिवीजन में हेल्प कर सकता है। तो आप जो ये दोनों बुक को बस 49 में खरीद सकते हैं। और हाँ, ये एक ई बुक है, आपको PDF फॉर्म में मिलेगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो आप जो है इन दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, ये ई बुक जो है हम आपको वहाँ पर ही दे देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है इन्वेस्टमेंट बेसिक, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट होता क्या है इस चीज़ को जान लीजिए पहले। तो इन्वेस्टमेंट इज़ द यूज़ ऑफ योर सेविंग टू अर्न रिटर्न्स ऑन आइडल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर नीड। ठीक है, जब आप अपने सेविंग का यूज़ करके रिटर्न्स अर्न करते हैं, ठीक है, कोई भी मतलब रिसोर्स पे आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी रिसोर्स पे आप पैसा लगा के, आप अपने सेविंग को लगा के उस पर रिटर्न अर्न करते हैं, तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है? इन्वेस्ट इसलिए ज़रूरी है इन्वेस्ट करना क्योंकि इससे आपको रिटर्न मिलता है, सबसे पहला चीज़। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है कि जनरेट स्पेसिफिक सम फॉर स्पेसिफिक लाइफ गोल। आपका मान लीजिए एक लाइफ गोल है कि आपको 5 साल बाद कार खरीदना है। आप अभी से कुछ अमाउंट ऑफ पैसा को SIP में रख रहे हैं, 5 साल बाद वो थोड़ा सा आपका अमाउंट जो है बढ़ जाएगा, उसको आप जो है एट द एंड निकाल के क्या कर सकते हैं, अपना जो लाइफ गोल है उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी आपका अनसर्टेन फ्यूचर में कुछ घटना हो जाता है उसमें भी आपको हेल्प कर सकता है, और साथ में जो इन्फ्लेशन है उसको कॉम्बैट करने में ये हेल्प कर सकता है। तो इन्फ्लेशन से आपका क्या समझ में आता है कि जो प्राइस राइज होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम क्या है कि इफ देयर 6% इन्फ्लेशन फॉर 20 ईयर्स, ठीक है, 20 साल तक आपका 6% इन्फ्लेशन अगर चल रहा है ऑन एन एवरेज, तो एक 100 रुपीज़ जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 321 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि कोई एक सामान है जिसको आप 100 पे खरीद सकते थे, उसको आप जो है 20 साल बाद कितना में खरीद सकते हैं, 321 में खरीद सकते हैं। तो आपका पैसा का जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो इस चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पे आपको एटलीस्ट 6% रिटर्न जो है मिल रहा है, ताकि आप जो है एट द एंड 100 रुपये का 100 रुपये ही आपका वैल्यू जो है एट द एंड पैसा का रह जाए 20 साल बाद। तो ये जो है इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसी से हमारा जो मतलब एक कॉन्सेप्ट आता है रियल रिटर्न का। ठीक है, मान लीजिए आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट किया है, आपका जो मान लीजिए एक FD है, ठीक है, इसको भी इन्वेस्टमेंट के रूप में मानते हैं। FD जो है वहाँ पे आपको 7% का रिटर्न मिलता है, इन्फ्लेशन जो है 6% है। तो आपका इन्फ्लेशन अगर 6% है तो रियल रिटर्न कितना होगा, बस 1%। आपको लग रहा होगा कि आपको 7% का रिटर्न मिल रहा है, बट एक्चुअल रिटर्न आपको कितना मिल रहा है, आपको मिल रहा है जो इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो 1% रिटर्न मिल रहा है। तो रियल रिटर्न क्या होता है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन रेट। तो आपका रियल रिटर्न जो है बहुत ज़्यादा कम जाता है। ठीक है, तो आपका इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो रियल रिटर्न होता है, ठीक है, वो अच्छा रहना चाहिए। अगर आप जो है एटलीस्ट मतलब कि 10% का रिटर्न आपको मिल रहा है कहीं पे किसी म्यूचुअल फंड में, तो भी आपके पास 4% बचता है, जो कि अच्छा खासा पैसा है। ठीक है, बट वहीं पे आपको 1% मिल रहा है, उससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, योर इन्वेस्टमेंट मस्ट अर्न मोर देन इन्फ्लेशन रेट। अगर आप जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा होना चाहिए। इन्फ्लेशन अगर 2% है तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट 4% भी रिटर्न दे रहा है तो आपको जो है रियल रिटर्न मिल रहा है। बट अगर आप जो इन्फ्लेशन है 10% है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 2% रिटर्न दे रहा है, तो उसमें आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ गोल्डन रूल्स है इन्वेस्टर्स के लिए। क्या है, सबसे पहला तो इन्वेस्ट अर्ली। ठीक है, कि अगर आप जल्दी इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास ज़्यादा टाइम रहेगा इन्वेस्टमेंट ग्रो करने का। अगर आप अभी जो है 16-17 साल के बच्चे होंगे तो अगर आप अभी से इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं फेस करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करना है, इसके लिए आप SIP वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा एक मेजर होता है आपके पैसे को ग्रो करने का, और आपको साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, आपने आज खरीदा, आज मतलब फिर नेक्स्ट महीने बेच दिया लॉस में, तो वो जो है अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा। आप जो है लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आप लंबे टाइम में अच्छा पैसा बना सके। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है।
साथ में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ठीक है, जो कि इन्वेस्टिंग से पहले आपको फॉलो करना है। 12 इंपॉर्टेंट स्टेप्स, ठीक है, इसको गोल्डन चेकलिस्ट भी कहते हैं। तो इस चीज़ को क्या है वो जान लीजिए आप। तो सबसे पहला क्या है कि ऑब्टेन रिटन डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनिंग द इन्वेस्टमेंट। तो आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट को लेके एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है, कि क्या है वो, कैसे होगा ये, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है और समझ जाना है कि जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद वेरीफाई द लेजिटिमेसी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। वो जो इन्वेस्टमेंट है वो लेजिटिमेट है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कह रहा है कि आपको 25 दिन में पैसा डबल करके दे देगा, ठीक है। तो पैसा डबल वाला स्कीम जो है वो नहीं चलता है इन्वेस्टमेंट मार्केट में। उसके बाद फाइंड आउट कॉस्ट एंड बेनिफिट एसोसिएटेड, ठीक है, मतलब वो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे आप उसमें से आपको क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, उसको देख लीजिए। उसके बाद रिस्क रिटर्न जो प्रोफाइल है उस चीज़ को जान लीजिए। उसका लिक्विडिटी एंड सेफ्टी एस्पेक्ट जो है उस चीज़ को भी देख लीजिए, ठीक है, कि लिक्विडिटी मतलब क्या होता है कि आप कितना इजीली उसको केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ में वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है सेफ है कि नहीं है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद आपको क्या करना है कि इंश्योर इट्स अप्रोप्रिएट फॉर योर स्पेसिफिक गोल। आप जिस भी काम के लिए कर रहे हैं वो आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि अभी इन्वेस्ट करके 2 साल बाद आप क्या लेंगे, एक अच्छा फ़ोन लेंगे, बट वही चीज़ है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपका 5 ईयर का लॉक इन पीरियड है, तो आप तो 2 साल बाद इसको निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ में कंपेयर करना है आपको डिटेल्स का जो भी अदर अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 2 शेयर्स का ऑप्शन है, ठीक है, 2 शेयर्स है, दोनों ही आपको 10% का रिटर्न देने का कैपेबल लगता है, बट एक अच्छा है एक बुरा है, तो इसको आप कंपेयर करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि बेस्ट ऑप्शन कौन है आपके पास। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना है। एग्जामिन इट्स फिट विथ अदर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मतलब कि आपको ये भी देखना है कि जो अदर इन्वेस्टमेंट है उसी के जैसे ये भी बहुत ही शानदार इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके पास। डील ओनली थ्रू ऑथराइज इंटरमीडिएटरी, ठीक है, आपको अच्छे ब्रोकर्स के साथ ही डील करना है। आप जहाँ तहाँ जाके शेयर्स वगैरह मत खरीदे, जहाँ तहाँ जाके इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, जो ऑथराइज्ड लोग हैं उनके साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। सीक ऑल क्लेरिफिकेशन अबाउट इंटरमीडिएटरी एंड इन्वेस्टमेंट, जो भी क्लेरिफिकेशन चाहिए आपको कि कैसा रहेगा क्या रहेगा, उन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। और आपको एक्सप्लोर करना है ऑप्शंस अवेलेबल इफ समथिंग गोस रॉन्ग देन मेक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि आपके पास मतलब कि कुछ ऑप्शंस होना चाहिए अवेलेबल, कि अगर कुछ गलती हो जाए, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो जाए इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में, तो आपके पास और भी ऑप्शंस होने चाहिए। और ये सब देखने के बाद आप जो है क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको चेक कर लेना है। तो चलिए अब इन्वेस्टमेंट के जो टॉपिक है इसके बाद हम लोग इंटरेस्ट रेट का जो टॉपिक है उसको जानते हैं। इंटरेस्ट रेट होता क्या है? तो इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट चार्ज टू बोरो फॉर यूजिंग लेंडर्स मनी, ठीक है, कि मतलब कि जो बोरोवर है, ठीक है, मैं मान लीजिए आपसे पैसा लिया, आपने मुझे पैसा दिया, ठीक है, आपने मुझे पैसा दिया तो आप कौन है? आप लेंडर है, ठीक है, और मैंने अगर आपसे पैसा लिया तो मैं कौन हूँ? बोरोवर हूँ। तो जो बोरोवर है वो जो अमाउंट चार्ज मतलब वो जो अमाउंट पे करेगा, ठीक है, तो वो जो अमाउंट पे करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटरेस्ट कहेंगे, ठीक है, कि मैंने आपका पैसा लिया, उसके बदले मैंने आपको कुछ पैसा दिया रिटर्न में, तो वो जो पैसा है वो क्या होगा? इंटरेस्ट होगा, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल जो होता है कि मतलब आपसे मैंने 1 लाख रुपए लिया तो 1 लाख ही मैंने आपको रिटर्न कर दिया, तो वो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। और अगर 10% का इंटरेस्ट दिया तो 1,10,000 मैंने आपको रिटर्न किया, तो वो क्या हो जाएगा? आपका 10,000 का इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? यूजुअली कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल बैलेंस, ठीक है, जो भी अमाउंट बोरो किया गया है, जो कि मैंने आपको प्रिंसिपल बताया, उसका परसेंटेज के बेसिस पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। एंड कैन बी फिक्स और वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन लोन टर्म। और जो आपका इंटरेस्ट होता है वो फिक्स भी हो सकता है और साथ में वेरिएबल मतलब कि चेंजिंग भी हो सकता है, ठीक है, वो लोन के टर्म पे डिपेंड करता है कि लोन आपने किस टाइप का लिया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कुछ और चीज़ है जैसे कि फैक्टर गवर्निंग इंटरेस्ट रेट, ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर जो इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करता है, इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहला है डिमांड फॉर मनी इन इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी में मनी का कितना डिमांड है। ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इसको आप इतना डिटेल में मत समझिए, आप इसको बस देख लीजिए। अगर बाई चांस ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप बस लिख दीजिएगा, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी अवेलेबल, ठीक है, ये सब बहुत ही आपका इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट लगा दिया गया है। उसका लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग, ठीक है, गवर्नमेंट कितना ज़्यादा लोन ले रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। इन्फ्लेशन रेट क्या है? इन्फ्लेशन रेट के बेसिस पे भी इंटरेस्ट रेट जो है डिटरमाइन होता है। और आरबीआई और गवर्नमेंट का पॉलिसी जो है वो क्या है, इन सब चीज़ों पे आपका क्या होता है? इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका डिटरमाइन होता है, इंटरेस्ट जो है इनसे अफेक्ट होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको पता चल गया। इसके बाद हम लोग और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फिजिकल वर्सेस फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, आपके पास अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, तो इसमें आपका फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट जो है दोनों अलग अलग है। तो फिजिकल एसेट क्या होता है, ठीक है, जिसमें आपका रियल एस्टेट, गोल्ड ज्वेलरी, कमोडिटी, आर्ट एंड कलेक्शंस, ये सब जो है आता
आ जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप का आपका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, रियल इस्टेट मतलब आपका जो प्रॉपर्टीज़ होता है, गोल्ड आपको पता ही होगा। कमोडिटी मतलब आपका हो गया गोल्ड, सिल्वर, मेटल, कोई भी चीज़ होता है, ठीक है, वो आपका कमोडिटी है। आर्ट एंड कलेक्शन मतलब कि कुछ ऐसा चीज़ होता है जो कि रेयर होता है और वो बहुत जाके बाद में वैल्यूबल हो जाता है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को भी क्या कर सकते हैं, एज ए इन्वेस्टमेंट जो है आप ले सकते हैं। उसके बाद आपका फाइनेंशियल एसेट आता है, जिसमें आपका सबसे बेसिक है फिक्स डिपॉजिट, जो कि बैंक के साथ आप रख सकते हैं। स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आपका एनएससी, पीपीएफ, एनएससी मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये सब आपका एक फाइनेंशियल एसेट है। इसके बाद आपका इंश्योरेंस और पेंशन फंड्स जो है, ये भी आपका क्या है, फाइनेंशियल एसेट्स है। साथ में सिक्योरिटीज़ में आपका शेयर्स, बॉन्ड और डिवेंचर्स जो है वो आ जाता है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में आगे बात करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, उसका जो हमारा 1.5 है, इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है, सबसे पहला आपका सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है, जो कि आपका सेविंग बैंक अकाउंट जो भी है, उसमें आपको इंटरेस्ट रेट 4 से 5% पर एनम देखने को मिल जाता है। सबसे लोएस्ट रिटर्न यहाँ पे मिलेगा और मोस्ट लिक्विड, मतलब कि आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं। ठीक है, आप जो है यूपीआई वगैरह यूज़ करते हो, आपके सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक होगा और जब चाहे तब आप पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो है बिगनर्स के लिए सबसे अच्छा है। जब भी कोई इंसान जो है रहता है, सबसे पहले वो सेविंग अकाउंट ही यूज़ करता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका मनी मार्केट या फिर लिक्विड फंड जिसे कहते हैं। तो ये सेविंग से थोड़ा बेटर है। ठीक है, और ये एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है, जो कि आपका 1 से 6 महीने के बीच में ही आपको मतलब रखना होता है। ठीक है, 1 to 6 मंथ के लिए है। ठीक है, जो लोग का मतलब एक्सपीरियंस इतना हो गया है तो वो लोग मतलब इसको रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए बैंक फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट जो है, इसका इंटरेस्ट रेट जो है डिपेंड करता है बैंक वगैरह के ऊपर। ठीक है, और ये जो है आपका 6 to 12 मंथ मिनिमम आपको रखना पड़ेगा। और ये जो है आपका लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए है। ठीक है, जो लोग मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन जो है वो हो सकता है। ठीक है, उसका जो हमारा नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, वो क्या है आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स जो है वो आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। जैसे कि आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में इंटरेस्ट आपको 8% पर एनम मिलता है, जो कि मंथली आपको पे किया जाता है। ठीक है, मतलब 8% मंथली पे नहीं किया जाएगा, पर एनम में 8% जो होगा उसका मंथली जो बनेगा वो आपको मंथली दे दिया जाएगा। मिनिमम आप 1000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम जो है 3 लाख सिंगल और 6 लाख जॉइंट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेच्योरिटी पीरियड मतलब कि कब आपको पूरा प्रिंसिपल अमाउंट के साथ वापस मिलेगा, तो ये 6 ईयर मिलेगा विद 10% बोनस एट द एंड। ठीक है, एट द एंड आपको 10% का बोनस भी मिलने वाला है। विड्रॉल का बात किया जाए आफ्टर 1 ईयर विद 5% पेनल्टी और प्रिंसिपल। ठीक है, अगर आप विड्रॉ करेंगे 1 साल के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं, बट आपको 5% पेनल्टी जो है प्रिंसिपल अमाउंट पे लगेगा अगर आप जो है टाइम से पहले विड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम हो गया। उसके बाद आपका पीपीएफ होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है, इसका मेच्योरिटी 15 ईयर्स का होता है। ठीक है, इंटरेस्ट आपको 8% पर एनम मिलता है और ये कंपाउंड होता है एनुअली। ठीक है, मतलब कि एनुअली इसका जो वैल्यू है वो कंपाउंड होता है। कंपाउंड कैसे होता है वो आपको पता होगा कि अगर आपने 1,10,000 मतलब 1 लाख आपने लिया, 10% का इंटरेस्ट है तो 1,10,000 हो गया। और अब जो नेक्स्ट इंटरेस्ट आएगा वो 1,10,000 के ऊपर आएगा, तो नेक्स्ट वाला जो होगा वो थोड़ा अलग होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होगा कंपाउंड कैसे होता है। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, जैसे कि अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस इंटरेस्ट इज टैक्स फ्री। ठीक है, तो आप जो भी अमाउंट जो है पीपीएफ में इन्वेस्ट करेंगे और उस पर जो भी इंटरेस्ट आएगा उस पर कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाता है। विड्रॉल का बात किया जाए तो फ्रॉम 7th फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड, तो आप जो है 7 साल इन्वेस्ट करने के बाद इसमें से पैसा को विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, विड्रॉ लिमिट का बात किया जाए 50% ऑफ बैलेंस एट क्रेडिट ऑफ 4th प्रोसीडिंग ईयर। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये आपका पीपीएफ के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद कंपनी फिक्स डिपॉजिट होता है, ये क्या है, तो इसका ड्यूरेशन आपका 6 मंथ to 5 ईयर हो सकता है। इंटरेस्ट रेट 6 से 9% आपका हो सकता है पर एनम। और पेमेंट का बात किया जाए मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, जैसे भी आप पे करना चाहे वैसे कर सकते हैं। और इंटरेस्ट जो होता है आपका टैक्स डिडक्शन के बाद आता है। ठीक है, इसमें आपका टैक्स जो है वो काटा जाएगा। बॉन्ड्स की बात किया जाए, बॉन्ड्स क्या है आपका फिक्स इनकम डेप्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर पीरियड लेस देन 1 ईयर। ठीक है, बॉन्ड में आपको क्या मिलता है, फिक्स इनकम मिलता है, क्योंकि एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है और ये जो है आपका 1 ईयर से कम पीरियड के लिए होता है। और ये कौन इशू करता है, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन या फिर इंस्टीट्यूशन, कोई भी इशू कर सकता है। प्रोमिस का बात किया जाए, इसमें रिपेमेंट प्रिंसिपल प्लस फिक्स इंटरेस्ट ऑन मेच्योरिटी डेट। ठीक है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मान लीजिए आपका 1 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट है, तो उसको भी वो लोग पे करेंगे, साथ में एक फिक्स इंटरेस्ट आपका 10% का है, तो 10,000 एक्स्ट्रा भी वो लोग आपको साथ में पे करेंगे मेच्योरिटी डेट पे। तो ये आपका बॉन्ड हो गया। और ड्यूरेशन का बात किया जाए तो जो आपका लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होता है वो आपका 5 से 20 साल के बीच में होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो म्यूचुअल फंड देखिए, म्यूचुअल मतलब क्या होता है? कलेक्टिव, ठीक है। और फंड मतलब जो होता है आपका पैसा का कलेक्शन। तो जब बहुत सारे लोग मिलकर पैसा को कलेक्ट करके उसको इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे, तो उसको हम लोग म्यूचुअल फंड कह सकते हैं। तो ये जो है कोई बड़े बड़े कंपनी आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, लोगों से पैसा कलेक्ट करके उसको इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड क्या है? फंड ऑपरेटेड बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी। कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है उस फंड को ऑपरेट करता है, ठीक है। पहले वो लोग क्या करते हैं, पूल करते हैं मनी को, पब्लिक से वो लोग पैसा को कलेक्ट करते हैं एंड इन्वेस्ट करते हैं एसेट पे, शेयर, डिवेंचर, कुछ भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड के टाइप पे ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद सब्सिट्यूट फॉर दोस्त अनेबल टू इन्वेस्ट डायरेक्टली। तो जो लोग जो है कम एक्सपीरियंस रखते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कहाँ इन्वेस्ट करें, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड जो है काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वो लोग जो है डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे। तो जो बड़े ऊपर लोग हैं, वो लोग मैनेजर्स वगैरह है, वो लोग अच्छे जगह पे पैसा लगा के ठीक ढंग का रिटर्न जो है उनको दे सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। उसके बाद म्यूचुअल फंड में कुछ की फीचर्स होते हैं, जैसे कि आपका NAV होता है। NAV क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? टोटल एसेट माइनस एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट। ये फॉर्मूला है आपका नेट एसेट वैल्यू को निकालने का। इसको आप याद रखिएगा, MCQ वगैरह में पूछ सकता है। साथ में आपका प्रोफेशनल मनी मैनेजमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा, और बाइंग इन स्मॉल अमाउंट पॉसिबल, ठीक है। म्यूचुअल फंड में आप क्या कर सकते हैं कि कम अमाउंट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 100 रुपये पे भी आजकल म्यूचुअल फंड जो है इन्वेस्टमेंट अलाउ करता है। डाइवर्सिफिकेशन जो होता है आपका, मतलब एसेट्स के साथ आपको देखने को मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि क्या होता है कि अलग अलग एसेट पे वो लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं, कहीं एक ही पे नहीं रखते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का पैसा रहता है तो रिस्क जो है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। यूनिट इशूड रिडीम बेस्ड ऑन NAV एट द एंड ऑफ ट्रेडिंग सेशन, ठीक है। तो कितना यूनिट इशू हुआ, कितना यूनिट जो है वो रिडीम हुआ, वो किस चीज़ पे बेस्ड होता है? आपका NAV पे होता है, ठीक है, जो कि आपका ट्रेडिंग सेशन के एंड में होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। म्यूचुअल फंड क्या होता है पता चल गया, ठीक है। तो टाइप्स का बात किया जाए, म्यूचुअल फंड अलग अलग टाइप के होते हैं। तो पहला आपका प्योर इक्विटी स्कीम्स होता है, जिसमें आपका शेयर्स वगैरह रहता है, ठीक है। डेब्ट स्कीम में आपका बॉन्ड्स वगैरह रह सकता है, और बैलेंस मिक्स स्कीम में ये दोनों को मिक्स करके रख सकते हैं। और मनी मार्केट फंड्स जो होता है वो भी अलग होता है। तो ये आपका अलग अलग टाइप का म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है। तो आपको ये जो है चीज़ है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर बात किया जाए आपका स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज जो होता है आपका सिक्योरिटी, मतलब स्टॉक एक्सचेंज का पहले डेफिनेशन देख लीजिए, ठीक है। ये जो है SCRA ने दिया है। SCRA क्या है? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज is equal to body of individual constitute of for assisting, regulating or controlling business of buying, selling और dealing in securities, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, ठीक है। जो लोग क्या करते हैं, वो लोग असिस्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो आपका जो स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है रीजनल हो सकता है, ठीक है, या फिर नेशनल हो सकता है। रीजनल जो होता है वो किसी एक रीजन में रहेगा, और नेशनल जो होता है आपका नेशन वाइड ट्रेडिंग करता है, लाइक जैसे कि NSE हो गया या फिर आपका BSE हो गया। तो ये जो है आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि अभी इंडिया में चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपका बात किया जाए कि फाइनेंशियल मार्केट का, ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट टर्म्स में कुछ की टर्म्स है, उसको देख लीजिए। तो सबसे पहला शेयर या फिर इक्विटी, ठीक है। तो ये आपका टोटल कैपिटल डिवाइडेड इनटू इक्वल यूनिट्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका टोटल कैपिटल को जब आप इक्वल यूनिट में डिवाइड कर देते हैं तो वो आपका शेयर इक्विटी वगैरह हो सकता है। जैसे कि आपका देखिए 300 लाख अगर कैपिटल है तो उसको आप 20 लाख यूनिट में डिवाइड करेंगे तो 10 जो है आपका पर शेयर यूनिट आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आपका होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर विद वोटिंग राइट्स, ठीक है। मतलब अगर आप शेयर्स में इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या है, वोटिंग राइट जो है वो दिया जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? यह कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो लेंडर होता है वो बोरोवर को पैसा देता है, ठीक है। बोरोवर को पैसा देगा, और प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट होता है, और रिपेमेंट का कुछ टर्म्स होता है जो कि पहले से फिक्स होता है, ठीक है। जिसमें आपका बॉन्ड्स आ जाएगा, डिबेंचर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ है आपका क्या है, ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद आपका डेरिवेटिव्स आता है। डेरिवेटिव क्या है? ठीक है, मतलब जिसका वैल्यू जो है किसी और चीज़ पे डिपेंड करता है, विच डिपेंड्स ऑन अंडरलाइन एसेट। अंडरलाइन क्या हो सकता है आपका? इक्विटी हो सकता है, कोई कंपनी का शेयर, मतलब इंडेक्स हो सकता है, निफ्टी हो सकता है, सेंसेक्स हो सकता है, कोई फॉरेक्स करेंसी हो सकता है, कोई कमोडिटी हो सकता है, उसके ऊपर उनका वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है। उसके बाद इनिशियली इमर्ज्ड एज हेजिंग डिवाइस। तो आपका जो डेरिवेटिव्स है वो सबसे पहले कब इमर्ज हुआ, क्यों इमर्ज हुआ? इट इमर्ज्ड एज हेजिंग डिवाइस। हेजिंग मतलब क्या होता है आपका? ठीक है, किसी भी चीज़ का लॉस को रिड्यूस करने के लिए एक फॉर्मूला है, लॉस रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो डेरिवेटिव्स है उनका इंट्रोडक्शन जो है लॉस रिड्यूस करने के लिए ही किया गया था, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड विथ सेबी, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट्स मतलब कि जो आपका कॉर्पोरेट बॉडीज होता है वो जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड रहता है, ठीक है। पूल्स मनी फ्रॉम इंडिविजुअल कॉर्पोरेट्स
तो वो क्या करता है, जो आपका म्यूचुअल फंड सबसे पहला काम करता है पैसा को कलेक्ट करता है, उसके बाद वो अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इक्विटी बॉन्ड डिबेंचर्स कहीं पे भी वो इन्वेस्ट करता है, साथ में आपका इशू करता है यूनिट्स इन्वेस्टर्स को, ठीक है, इन्वेस्टर्स को कुछ यूनिट्स इशू करेगा, और साथ में एप्रिसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो जैसे ही पोर्टफोलियो जो है इंक्रीज़ होगा, ठीक है, पोर्टफोलियो जैसे इंक्रीज़ होता है, मतलब कि आपका जो म्यूचुअल फंड का जो ओवरऑल वैल्यू है इंक्रीज़ होगा, तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो है वो भी इंक्रीज़ होगा, और इससे आपका क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका म्यूचुअल फंड। उसके बाद आपका इंडेक्स है, ठीक है। इंडेक्स क्या है आपका, इंडेक्स मतलब कि सो हाउ स्पेसिफिक पोर्टफोलियो ऑफ शेयर प्राइस मूविंग अप, ठीक है। बास्केट ऑफ सिक्योरिटी विद एवरेज प्राइस मूवमेंट इंडिकेट मार्केट ट्रेंड। तो इंडेक्स जो है जनरली आपका दो ही मेन इंडेक्स है इंडिया में, वो है आपका निफ्टी और आपका सेंसेक्स, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है कि बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है, ठीक है। बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ निफ्टी में क्या है 50 टॉप कंपनीज रहेगा, सेंसेक्स में आपका 30 टॉप कंपनीज रहेगा। तो ये किस चीज़ को मतलब रिप्रेजेंट करता है, आपका मार्केट ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, या फिर सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि ओवरऑल मार्केट का कंडीशन जो है अच्छा है। अगर दोनों नीचे जा रहे हैं तो ओवरऑल मार्केट का कंडीशन जो है वो खराब है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसका जो हमारा नेक्स्ट है डिपॉजिटरी है। डिपॉजिटरी मतलब क्या होता है कि बैंक की तरह होता है, बट ये सिक्योरिटीज़ के लिए होता है, ठीक है। डिपॉजिटरी मतलब कि जैसे कि बैंक में आप क्या कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। बैंक में आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, बट आपका जो डिपॉजिटरी होता है उसमें आप क्या डिपॉजिट कर सकते हैं, सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। NSDL और CDSL आपका जो है टॉप डिपॉजिटरी है, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको देखने को मिलेगा डिपॉजिटरी वाले चैप्टर में। और डिपॉजिट्स आर शेयर डिबेंचर बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो डिपॉजिटरी में क्या होता है, किस चीज़ को डिपॉजिट किया जाता है, वो शेयर हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज हो सकते हैं, सभी आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिट रहता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका जो डीमेट्रलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। डीमेट्रलाइजेशन मतलब कि आपका फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने को हम लोग डीमेट्रलाइजेशन बोलते हैं। कन्वर्जन हैपन व्हेन रजिस्टर्ड विथ DP, ठीक है। आप किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अगर आप रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो आपका कन्वर्जन जो है वो हो जाएगा। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपका कौन हो सकता है, ब्रोकर्स हो सकते हैं, ठीक है। ब्रोकर्स मतलब आपका जो जेरोदा ग्रो हो गया, वो सब आपके क्या है, ब्रोकर्स है, DPs कहते हैं जिनको हम लोग, ठीक है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आपके सेकेंड चैप्टर की तरफ। तो जो हमारा चैप्टर 2 है सिक्योरिटीज़, तो इसमें भी आप देख लीजिए सिक्योरिटी सबसे पहले होता क्या है। तो सिक्योरिटी का जो आपका पहला डेफिनेशन है SC व्हाट आर सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो ये भी आपका जो SCRA जो 1956 में डेफिनेशन दिया था उसके बेसिस पे देखा जाए तो SCRA डेफिनेशन के हिसाब से आपका सिक्योरिटीज़ में क्या है, शेयर्स बॉन्ड्स स्क्रिप्ट स्टॉक मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज गवर्नमेंट सिक्योरिटी डेरिवेटिव यूनिट्स ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंटरेस्ट एंड राइट इन सिक्योरिटी सिक्योरिटी रिसिप्ट्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें आपका बहुत सारा अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है वो आ जाता है सिक्योरिटीज़ में। अगर आप कहेंगे तो आपका बहुत कुछ आ जाता है, शेयर बॉन्ड स्टॉक मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, जो कि आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, वो सब आपका सिक्योरिटी में जो है वो आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका बात किया जाए नेक्स्ट 2.2 में सिक्योरिटीज मार्केट का फंक्शंस क्या होता है। तो सिक्योरिटी मार्केट का फंक्शन क्या हो सकता है आपका, प्राइमरी रोल क्या है, ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम दोस विद आइडल रिसोर्स इन्वेस्टर टू दोस नीडिंग देम, ठीक है। तो सिक्योरिटी मार्केट का सबसे मेन रोल क्या है कि जो लोग इन्वेस्टर्स है, ठीक है, इन्वेस्टर लोगों के पास क्या है, आपका रिसोर्सेस है, मतलब पैसा है, इन्वेस्टर्स के पास पैसा है। ये पैसा जो है किसको चाहिए, कॉर्पोरेट्स को चाहिए, मतलब बिजनेसेस को चाहिए, ताकि वो लोग अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। तो ये जो पैसा है इनके पास जाने के लिए जो आपका सिक्योरिटी मार्केट है वो हेल्प करता है, ठीक है। वो लोग क्या करता है, चैनल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। रिलोकेशन ऑफ सेविंग टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो भी आपका सेविंग्स है जो लोग पहले से बैंक में रखे हैं उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद आपका सेविंग टू इन्वेस्टमेंट थ्रू फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, ठीक है, जो आपका सेविंग है उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज के बीच मतलब यूज से, ठीक है। मल्टीपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सिक्योरिटीज़, आपका अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उसका यूज़ करके क्या करता है, सेविंग को ये लोग क्या कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सिक्योरिटीज आप किस किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपका शेयर्स हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हो गया, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हो गया, हर जगह आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सब आपके क्या है, सिक्योरिटीज़ है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है कि वाई डज सिक्योरिटी मार्केट नीड रेगुलेशन। सिक्योरिटी मार्केट में रेगुलेशन की क्या ज़रूरत है। तो सिक्योरिटी मार्केट जो है उसमें रेगुलेटर्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि एब्सेंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मेक्स रेगुलेशन एसेंशियल, ठीक है। कि आपका जो है कंपटीशन नहीं है, ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट में, तो उसके वजह से क्या हो गया कि रेगुलेशन का ज़रूरत जो है वो आ जाता है। रेगुलेटर का क्या रोल होता है कि इंश्योर पार्टिसिपेंट्स बिहेवियर इन डिजायर्ड मैनर,
प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट, कीप मार्केट एज मेजर सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नमेंट फाइनेंस। ठीक है, तो आप जो है रेगुलेटर का रोल का बात किया जाए, ठीक है, तो वो क्या करता है, पार्टिसिपेंट्स को हेल्प करता है। ठीक है, मतलब कि पार्टिसिपेंट्स जो है वो अच्छे से अपना काम को कर सके वहाँ पे। ठीक है, और इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इन्वेस्टर के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, उन सब चीज़ों का ध्यान रखता है। और साथ में मार्केट एज ए मेजर सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नमेंट फाइनेंस। ठीक है, और मार्केट को एक ऐसा सोर्स रखता है जिसमें क्या कर सकता है, कंपनीज हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी अपना पैसा जो है वो रेस कर सके और अपने जो भी इंटरेस्ट है उसको फुलफिल कर सके। ठीक है, इस चीज़ का आपको पता चल गया। उसका जो हमारा 2.4 है, हु रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट, तो इसको कौन रेगुलेट करता है। ठीक है, तो अलग अलग रेगुलेटर्स है, जैसे कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो हमारा सबसे मेन रेगुलेटर है वो कौन है, आपका सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि आपका प्राइमरी रेगुलेटर है। ठीक है, तो सेबी के बाद में बात किया जाए अगर सेबी के बारे में, तो सेबी के पावर एंड फंक्शंस क्या है। तो सेबी जो है आपका इस्टेब्लिश हुआ था सेक्शन 3 ऑफ सेबी एक्ट 1992 में। ठीक है, इसके कुछ पावर है, जैसे कि प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टेड इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज़। ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, साथ में प्रोमोटिंग सिक्योरिटी मार्केट डेवलपमेंट, सिक्योरिटी मार्केट का डेवलपमेंट को प्रमोट करना, साथ में रेगुलेटिंग सिक्योरिटीज मार्केट, मतलब सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना। ये इनके कुछ पावर्स है। और कुछ स्पेसिफिक पावर है, जैसे कि रेगुलेट बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर मार्केट एंड रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर। ठीक है, मतलब जो आपके ब्रोकर्स है उनको अगर आना है तो वो लोग को कौन रजिस्टर करने में हेल्प करता है और उनको कौन रेगुलेट करता है, तो आपका सेबी करता है। ठीक है, और प्रमोट सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनको भी ये प्रमोट करता है। साथ में आपका प्रोहिबिट करता है फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कुछ भी धोखाधड़ी अगर करना चाहे कोई स्टॉक मार्केट में तो वो जो है सेबी उसको पकड़ लेता है। ठीक है, मतलब धर लेता है। तो इन सब चीज़ों में सेबी जो है हेल्प करता है। उसके बाद कॉल इन्फॉर्मेशन, इंस्पेक्ट, कंडक्ट ऑडिट्स एंड इंक्वायरी। ठीक है, मतलब कि सेबी क्या करता है, हर चीज़ को इंस्पेक्ट करेगा। ठीक है, हर चीज़ को देखता है और ऑडिट्स करेगा, मतलब वेरीफाई करेगा, इंक्वायरीज वगैरह जो है वो सब भी वो करता है। ठीक है, तो सेबी के पास ये सब पावर से उसका यूज़ करके सेबी जो है मार्केट को अच्छा प्लेस जो है बना के रखता है। उसके बाद बात करेंगे आपका सिक्योरिटी मार्केट पार्टिसिपेंट्स का। ठीक है, कि कौन कौन लोग जो है सिक्योरिटी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो 3 मेन कैटेगरी से आपका सबसे पहला है इशूअर। ठीक है, उसमें आपका इशूअर मतलब क्या होता है, जो सिक्योरिटीज़ को इशू करता है। ठीक है, तो उसमें आपका कॉर्पोरेट्स हो सकता है, मतलब कंपनी, और गवर्नमेंट हो सकता है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, मार्केट से रिसोर्सेज को रेस करते हैं। उसके बाद आपका हो गया नेक्स्ट इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब कि कोई हाउस होल्ड, मतलब हम लोग या फिर कोई भी इंसान जो है अपना सेविंग को इन्वेस्ट करता है, वो लोग इन्वेस्टर हो सकता है। इंटरमीडिएटरीज कौन होते हैं, आपके जो मर्चेंट बैंकर्स हो गए, ठीक है, ब्रोकर्स हो गए जहाँ से हम लोग खरीदते हैं, डीपीस हो गए, ठीक है, आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है, ये सब जो है आपका इंटरमीडिएटरीज है। ठीक है, तो आपका जो इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑलवेज ट्रांजैक्ट थ्रू सेबी रजिस्टर इंटरमीडिएटरीज, चेक रजिस्ट्रेशन ऑन एक्सचेंज वेबसाइट। ठीक है, तो आप जो है कभी भी ट्रांजैक्शन करें तो सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरीज से ही ट्रांजैक्शन करें। ठीक है, कोई भी ऐसा ब्रोकर जो कि सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है तो उनसे आप ट्रांजैक्शन मत करिएगा, इससे आपका नुकसान जो है वो हो सकता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का बीच का डिफरेंस, ठीक है, इसके बाद हम लोग इन दोनों मार्केट को डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है आपका, कि जिसमें आपका न्यू सिक्योरिटीज़ का सेल होता है। सेकेंडरी मार्केट में आपका क्या होता है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को ट्रेड किया जाता है। उसके बाद आपका सिक्योरिटीज़ का बात किया जाए तो इसमें आपका क्या होता है, फ्रेश इशू होता है। ठीक है, नया बार आता है, सब लोग नए नए सिक्योरिटीज़ आते हैं। उसके सेकेंडरी मार्केट में आपका क्या होता है, प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज़ जो है आपका होता है। पर्पस का बात किया जाए तो रेस न्यू कैपिटल, ठीक है, इनका पर्पस क्या होता है, प्राइमरी मार्केट का नए कैपिटल रेस करना। और सेकेंडरी मार्केट के क्या होता है, ट्रांसफर ओनरशिप को ट्रांसफर करना। पार्टिसिपेंट्स का बात किया जाए, आपका कंपनीज एंड पब्लिक जो है वो प्राइमरी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। और आपका जो सेकेंडरी मार्केट होता है उसमें आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करता है। ट्रेडिंग वॉल्यूम जो होता है बहुत कम होता है प्राइमरी में, और आपका जो सेकेंडरी मार्केट है उसी में आपका मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है हमें देखने को मिलता है। तो हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो चुका है, फिर भी मैं आपको बोलता हूँ आपको, ठीक है, कि आपको सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जो है क्या कर सकते हैं, हमें मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। ये जो नीचे आपको दोनों नंबर दिख रहा है, कहीं पे भी आप करेंगे आपको जो है हम ये ई बुक जो है प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो काफ़ी हेल्प होगा आपका, बहुत ही कम प्राइस में भी हमने रखा है, बहुत ज़्यादा प्राइस का नहीं है, तो इसलिए आप जो है इसको डायरेक्टली खरीद सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई फ्री में दे दो, तब देखिए ये जो चीज़ है ये मतलब थोड़ा सा इलॉजिकल चीज़ है। अब हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और साथ में इस ई बुक को बनाने में 15-20 दिन का टाइम लगा है, वो उसको फ्री में देंगे तो हमें कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप देख लीजिए, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी बुक खरीदा है, हमें अच्छा लगा, तो लोगों को अच्छा लग रहा है बुक, ये भी जान के हमें अच्छा लगा, और वीडियोस भी लोगों को अच्छा लग रहा है। तो आप जो है इतना कर सकते हैं तो करिए, वरना हम आपको फोर्स तो नहीं कर रहे हैं कि आप जो है हमारा बुक खरीद ही लीजिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको खुद पता होना चाहिए।
तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए जिनका सेम सब्जेक्ट है, ताकि वो लोग भी जो है इस चीज़ को देख सके, रिवाइज कर सके अपना, ठीक है। उनका भी एग्ज़ाम जो है अच्छा हो सके, बोर्ड्स आपका जल्दी पास में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए हमारा थर्ड चैप्टर जो कि आपका प्राइमरी मार्केट है, ठीक है। प्राइमरी मार्केट जो है, तो हमने बताया था आपको प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, आपका न्यू सिक्योरिटी जो है वो इशू किया जाता है, ठीक है। तो 3.1 है आपका रोल ऑफ प्राइमरी मार्केट। इसमें क्या होता है कि प्रोवाइड चैनल फॉर सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़, ठीक है। प्राइमरी मार्केट क्या करता है, आपको नए सिक्योरिटी सेल करने का चैनल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट है जिसको रेज फंड करना है उसको भी हेल्प करता है, साथ में आपका कॉर्पोरेट्स जो है जिनको रेज करना है रिसोर्सेज उनको भी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में प्राइमरी मार्केट जो है वो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद बात किया जाए आपका इशू प्राइसिंग का, ठीक है, कि आपका जो प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज इशू होता है, ठीक है, उसका जो प्राइस है वो किस तरह से रह सकता है। तो उस चीज़ का अगर हम लोग बात करें तो आपका जो प्राइस है वो फेस वैल्यू पे रह सकता है। फेस वैल्यू मतलब आपका एक्चुअल वैल्यू जो होता है उस पर रह सकता है, या फिर आपका प्रीमियम पे रह सकता है, यानी कि फेस वैल्यू के ऊपर। मतलब फेस वैल्यू मान लीजिए आपका कितना है, 10 है, तो अगर आप वो जो है सिक्योरिटी को 15 पे लॉन्च करेगा तो 5 का प्रीमियम जो है आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। या फिर आपका कैन बी एट डिस्काउंट, वो डिस्काउंट पे भी हो सकता है। 10 का फेस वैल्यू है, आपको 8 पे मिल गया तो आपको 2 रुपये का डिस्काउंट जो है वो मिल गया, ठीक है। 2 रुपये का डिस्काउंट आपको देखने को मिल गया। और इशू टाइप्स में अगर बात किया जाए तो आपका अलग अलग टाइप हो सकता है, जैसे कि डोमेस्टिक मार्केट में भी इशू हो सकता है और ये इंटरनेशनल मार्केट पे भी इशू हो सकता है। डोमेस्टिक मार्केट मतलब इंडिया का मार्केट, और इंटरनेशनल मार्केट मतलब आपका फॉरेन मार्केट, ठीक है। कहीं पे भी इशू जो है वो किया जा सकता है। फॉरेन में इशू करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट इंडिया में इशू करने के लिए आपको सेबी का अप्रूवल जो है वो चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए 3.2 पे, अंडरस्टैंडिंग शेयर फेस वैल्यू प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ठीक है। तो आपका जो शेयर है उसका फेस वैल्यू प्रीमियम और डिस्काउंट को समझते हैं, चलिए। तो फेस वैल्यू क्या होता है, नॉमिनल स्टेटेड अमाउंट असाइन टू सिक्योरिटी बाय इशूअर, ठीक है। एक इशूअर है जो कि आपका सिक्योरिटी पे कोई एक नॉमिनल वैल्यू जो है उसको स्टेट करके रखा है, उसको लगा के रखा है। वो आपका 10 रुपये हो सकता है, 5 रुपये हो सकता है, 1 रुपये हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो है आपका मतलब ओरिजिनल चीज़ है, ठीक है। वो एक्चुअल वैल्यू आपका वहाँ पे लिख के रखा है वो लोग। जैसे कि शेयर्स है, शेयर्स के लिए जो आपका फेस वैल्यू है वो क्या हो सकता है, आपका ओरिजिनल कॉस्ट शोन ऑन सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट पे ओरिजिनल अगर 10 रुपये दिखाया है तो उसका फेस वैल्यू होगा। और आपका बॉन्ड के लिए क्या होता है कि जो अमाउंट आपका मेच्योरिटी पे किया जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका फेस वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यूजुअली ये क्या होता है, आपका स्मॉल अमाउंट होता है, 5 रुपये या फिर 10 रुपये ही होता है, ठीक है, पर शेयर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मार्केट प्राइस क्या होता है आपका, कैन बी मच हायर, ठीक है। आपका मार्केट प्राइस जो है बहुत हायर हो सकता है। जैसे कि अगर बात किया जाए, बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिनका फेस वैल्यू 1 रुपये पे है और उनका मार्केट प्राइस जो है आपका 10-10 हज़ार रुपये है, ठीक है, एक एक शेयर का। तो मार्केट प्राइस जो है आपका बहुत हाई भी हो सकता है, ठीक है। आपका फेस वैल्यू से मार्केट प्राइस का कोई रिलेशन नहीं है, और फेस वैल्यू जो है जनरली कम ही होता है, 1:5-10 का रेशियो में ही आपको देखने को मिलेगा। बट जो आपका मार्केट प्राइस है वो डिपेंड करता है, मतलब बढ़ सकता है, वो कभी भी कहाँ भी जा सकता है, ठीक है। प्रीमियम का बात किया जाए, प्रीमियम क्या होता है आपका कि जो आपका सिक्योरिटी है जब फेस वैल्यू के ऊपर सोल्ड होता है, ठीक है। मान लीजिए फेस वैल्यू 10 है और उसको 50 पे बेचा गया तो 40 का प्रीमियम मिल गया। डिस्काउंट का बात किया जाए, जब उसके नीचे सेल किया जाए, 10 का फेस वैल्यू है, 7 पे बिका तो 3 का डिस्काउंट मिल गया। तो ये जो है आपका बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद कंपनी जो है शेयर्स को क्यों इशू करता है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, कंपनी शेयर को क्यों इशू करता है। तो सबसे पहला जो रीज़न आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है, प्रोमोटर कैपिटल प्लस बैंक लोन मे नॉट बी सफिशिएंट फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस नीड्स। कोई भी बिजनेस है उसको जो है बिजनेस चलाने के लिए, चलिए वो अच्छा बिजनेस कर रहा है, 1-2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ कमा रहा है, बट उसको वहीं से अभी 50 करोड़ रुपए जाना है, तो उसको जो है ज़्यादा कैपिटल चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए। तो जो प्रोमोटर है, मतलब जो फाउंडर्स है या फिर जो बैंक से उन लोगों ने लोन लिया है, उससे वो लोग उतना एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। तो जो आपको इशू किया जाता है तो उससे क्या होता है कि जो पब्लिक का पैसा है, ठीक है, जो पब्लिक है जो इन्वेस्ट करेंगे उसमें, उनका जो पैसा है वो कहाँ जाता है, कंपनी के पास जाता है। कंपनी उसका यूज़ करके क्या कर सकता है, अपने बिजनेस को और भी ग्रो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद सोल्यूशंस का बात किया जाए, इशू शेयर टू पब्लिक थ्रू पब्लिक इशू, ठीक है। तो इसलिए जो है कंपनी के पास पैसा सफिशिएंट नहीं होता है तो लोग पब्लिक इशू करते हैं, और इससे क्या होता है, उनको पैसा जो है वो मिल जाता है। तो पब्लिक जो है क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं आपका जो कंपनी है उसमें, साथ में शेयर्स जो है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर को मिल जाता है। और अलॉट शेयर एज पर सेबी रूल, और शेयर अलॉटमेंट जो है वो किसके रूल के बेसिस पे होता है, सेबी के रूल के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो जो शेयर इशू है उसको अलग अलग बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक इशू है, तो सबसे पहला जो होता है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू आपका 2 तरीके से हो सकता है। एक होता है आपका आईपीओ। आईपीओ मतलब कि सबसे पहले बार जो आपका इशूइंग होता है, ठीक है। उसके बाद आपका फर्दर पब्लिक ऑफरिंग भी हो सकता है, उसके बाद भी इशू किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका बात किया जाए
जो नेक्स्ट है वो आपका राइट इशू। राइट इशू क्या होता है, जो आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही दिया जाता है, ठीक है। पहले से आपने मान लीजिए शेयर्स खरीद के रखा है किसी भी एक कंपनी का, तो आपको सेम कंपनी जो है वो ऑफर करेगा राइट इशू पे शेयर्स, ठीक है, और उसमें आपको शायद डिस्काउंट भी दे दे वो लोग, तो आप जो है उसको खरीद सकते हैं। उसके बाद आपका प्रेफरेंशियल शेयर्स का इशू भी होता है, प्रेफरेंशियल इशू, ठीक है। ये आपका प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, ये बहुत ही सिलेक्टेड ग्रुप के लोगों के लिए होता है, जनरली आपका 50 से कम लोग ही रहता है इसमें। तो इसमें क्या होता है आपका कि ये कुछ ग्रुप ऑफ लोगों को दिया जाता है ये शेयर्स, ठीक है, बड़े बड़े जो प्राइवेट लोग होते हैं उनको ही ये मिलता है। तो चलिए इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो आईपीओ का बात किया जाए, आईपीओ क्या होता है आपका फर्स्ट टाइम इशू होता है, ठीक है। कोई भी अनलिस्टेड कंपनी जो है वो पहले पब्लिक जा रही है तो आईपीओ इशू करेगी, ठीक है। तो फ्रेश इशू करता है या फिर आपका ऑफर फॉर सेल लाता है या फिर दोनों ला सकता है, ठीक है। तो ये आपका आईपीओ का अलग अलग तरीका है। रिजल्ट का बात किया जाए, लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग राइट्स जो है आपको मतलब कंपनी में दिया जाएगा, मतलब कंपनी के पास आ जाता है, सॉरी, ठीक है। कंपनी जो है लिस्ट हो सकता है आपका स्टॉक एक्सचेंज पे, उसके बाद वो ट्रेड कर सकता है, ठीक है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे उस कंपनी का शेयर्स को कोई भी ट्रेड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका आईपीओ के बाद आता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग या फिर फर्दर इशू जिसे हम लोग कहते हैं एफपीओ, ठीक है। तो जब इसको कब किया जाता है, ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, ठीक है, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसको जो है कोई भी ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, मान लीजिए कोई एक कंपनी है वो आईपीओ लेके आ गई, ठीक है, उसके बाद वो फिर से चाहती है पैसा रेस करे, तो वो जो है एफपीओ ला सकता है। एफपीओ ला के वो क्या कर सकता है, फिर से पैसा रेस कर सकता है, तो उसको हम लोग एफपीओ कहेंगे। उसके बाद आपका राइट इशू क्या होता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिया जाएगा, ठीक है। तो जो उनके पास शेयर्स पहले से है, मान लीजिए अगर 10 शेयर है तो और 10 शेयर उनको मान लीजिए दे दिया जाएगा। एक फिक्स रेशियो होता है कि एग्जिस्टिंग शेयर्स के बेसिस पे दिया जाएगा, ठीक है। एडवांटेज की बात किया जाए, डजन डाइल्यूट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स स्टेक। तो जो पहले से शेयर होल्डर्स है, ठीक है, पहले से जिन लोगों ने कंपनी में होल्ड करके रखा है, तो उनके स्टेक को जो है डाइल्यूट नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई मतलब फिर से वो लोग इशू करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका फिर से जो इनका स्टेक है उनमें से थोड़ा कमेगा और दूसरों को दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा जो प्रॉब्लम होता है उसको ये राइट इशू जो है फिक्स कर देता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका प्रेफरेंशियल इशू। तो प्रेफरेंशियल इशू जो है ये किसके लिए साथ किया जाता है, किसको दिया जाता है, तो ये किसी भी सेलेक्ट ग्रुप को दिया जाता है, ठीक है। ये कंपनीज एक के अंदर आता है और राइट इशू भी नहीं है और ये पब्लिक इशू भी नहीं है, ठीक है। और ये जो बेनिफिशियल है, क्यों प्रेफरेंशियल इशू, क्योंकि ये आपका फास्टर वे है इक्विटी रेस करने का, पैसा रेस करने का सबसे फास्टेस्ट वे है ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ही लोगों को देना होता है तो जो है डायरेक्टली सेटल कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा झंझट झमेला जो है वो नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए आपका 3.5 इशू प्राइस एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इशू प्राइस क्या होता है, इशू प्राइस मतलब कि प्राइस एट विच कंपनी शेयर्स ऑफर्ड इनिशियली, ठीक है। कोई भी कंपनी का शेयर जो है वो आईपीओ पे जब ऑफर किया जाता है तो उसका एक इशू प्राइस होता है कि इस प्राइस पे जो कंपनी का शेयर्स है वो इशू किया मतलब ऑफर किया जाता है लोगों को, ठीक है। और जो है कंपनी जब लिस्ट होगा तो जो प्राइस है ऊपर भी जा सकता है या फिर नीचे भी जा सकता है जब ट्रेडिंग बिगिन होगा। तो इसलिए जो लोग हैं आजकल क्या करते हैं, आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आईपीओ में अगर मान लीजिए उसने 100 रुपये के प्राइस पे शेयर्स को अलॉट किया है, उसको अलॉट किया गया है, अगर लिस्ट होते ही वो 150 रुपये पहुँच गया तो उसको इनिशियल गेन जो है डायरेक्ट एक ही दिन में मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए लोग जो है आईपीओ में इन्वेस्ट जो है करना प्रेफर करते हैं। उसके बाद बात किया जाए आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन का, ठीक है, मार्केट कैप किसे कहते हैं, तो आपका इसका फॉर्मूला है करंट शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ठीक है। अगर कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसका मान लीजिए कि 120 मिलियन शेयर्स जो है वो 100 रुपये के वैल्यू पे है, ठीक है। 120 मिलियन शेयर्स जो है किसी कंपनी का है और उसका वैल्यू जो है एक शेयर का 100 रुपये है, तो 12,000 मिलियन मार्केट कैप जो है उसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है सिंपल सा एक आपका कैलकुलेशन है मार्केट कैप का निकालने का, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पब्लिक इशू वर्सेस प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इशू जो होता है क्या होता है कि जनरल पब्लिक के लिए ओपन होता है, प्राइवेट इशू जो है वो सेलेक्टेड पीपल के लिए होता है, ठीक है। इसमें आपका 50 से ज़्यादा लोग होता है, इसमें 50 से कम लोग होता है। प्रोसीड्यूर का बात किया जाए तो डिटेल होता है क्योंकि जनरल पब्लिक को इशू करना है और इसमें आपका सिंपलर प्रोसेस होता है। कॉस्ट का बात किया जाए तो हायर होता है क्योंकि आईपीओ को थोड़ा मार्केट करना पड़ता है, तभी लोगों को पता चलेगा कि आईपीओ आ रहा है तो लोग जो है उसको खरीदेंगे। तो इसमें जो है लोअर होता है क्योंकि इंसान जो है जिसको भी है उसको आप जाके बुला के दे सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका कंपनी के आसपास जो भी मतलब किसी को नहीं देंगे बट ऑब्वियसली कोई इन्वेस्टर होगा उनको वो लोग डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। और टाइम का बात किया जाए पब्लिक इशू में ज़्यादा टाइम लगता है और प्राइवेट प्लेसमेंट में आपको कम टाइम लगता है, ठीक है। प्राइस फिक्सेशन का बात किया जाए कि जो आपका प्राइस होता है वो कौन डिसाइड करता है, ठीक है। तो फ्री प्राइसिंग एरा जो है आपका कभी स्टार्ट हुआ, 1992 में इंडिया में स्टार्ट हुआ, ठीक है। मतलब जो कंपनी है वो खुद भी अपना प्राइस को डिसाइड कर सकता है। तो प्राइस जो है वो कौन मतलब डिसाइड करता है अभी करंट के टाइम में, ठीक है, अभी के टाइम में तो कंपनी प्लस मर्चेंट बैंकर डिसाइड प्राइस, ठीक है। मर्चेंट बैंकर और कंपनी दोनों मिलकर क्या करते हैं वो लोग
प्राइस को डिसाइड करते हैं। सेबी जो है वहाँ पे कोई भी प्राइस के लिए इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। फुल डिस्क्लोजर ऑफ पैरामीटर्स रिक्वायर्ड, और जो भी मतलब चीज़ें हैं कि किस बेसिस पे उन लोगों ने प्राइस को सेटअप किया है, किस बेसिस पे प्राइस लोग रख रहे हैं, वो सबका पूरा डिस्क्लोजर जो है उनको करना पड़ता है, ठीक है। तो दो टाइप का आपका प्राइसिंग होता है, एक होता है फिक्स प्राइस ऑफरिंग, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है, कंपनी प्लस लीड मैनेजर फिक्स प्राइस इन एडवांस, प्राइस नोन बिफोर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। क्योंकि जब आप शेयर्स का जो सब्सक्रिप्शन लेंगे आईपीओ में, उससे पहले ही आपको प्राइस पता रहेगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट अलग स्टेप होता है वो क्या होता है, आपका प्राइस डिस्कवरी का होता है, ठीक है, बुक बिल्डिंग का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंपनी प्लस एलएम सेट फ्लोर और प्राइस बैंड, ठीक है। फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड मतलब कि जो आपका कंपनी और लीड मैनेजर जो है वो लोग क्या करते हैं कि एक प्राइस बैंड सेटअप करते हैं, ठीक है। प्राइस बैंड जो है आपका सेटअप किया जाता है, जैसे कि 100 और 120 के बीच में आपका प्राइस जो है वो सेटअप कर दिया जाता है। मतलब प्राइस बैंड रहता है कि आपका जो शेयर्स है इसी बीच में से किसी एक रुपये पे आपको अलॉट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन फाइनल प्राइस, और जितने लोग बिड करते हैं, जितने लोग जो है आते हैं, उसके बेसिस पे प्राइस जो है अपने आप डिसाइड हो जाता है कि 100 120 के बीच में आपका 111 हो सकता है, 110 हो सकता है, 105 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्प्रेड का बात किया जाए तो प्राइस बैंड जो है आपका मतलब कि 120% ऑफ द फ्लोर प्राइस, मतलब कि जो आपका प्राइस बैंड है वो 20% का ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहना चाहिए कि 100 से आप जो है 130 नहीं रख सकते, 100 और 120 आप रख सकते हैं, ठीक है। 200 है तो आप 240 तक रख सकते हैं। इस तरह से आपका डिफरेंस जो है वो 20% का ही रहना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बुक बिल्डिंग जो है प्रोसेस है वो क्या होता है, ठीक है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता क्या है, तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या है, आपका प्रोसेस फॉर एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी इन आईपीओ, ठीक है। आईपीओ में आपका एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी के लिए प्रोसेस यूज़ किया जाता है। बिड्स कलेक्टेड एट वेरियस प्राइजेस, ठीक है। जो आपका बिड है वो कलेक्ट किया जाता है अलग अलग प्राइस पे, जो कि फ्लोर प्राइस से ऊपर होता है, जो आपका लोअर प्राइस होता है, जो 100 मान लीजिए फ्लोर प्राइस है, ठीक है, 120 अपर प्राइस है, तो इससे ऊपर तक जो भी बिड है उसको कलेक्ट किया जाता है। और ऑफर प्राइस डिटरमाइन आफ्टर बिड क्लोजर, और जब बिड क्लोज हो जाता है, जब लोग जो है अपना अपना बिड प्लेस कर दिए होते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, आपका एक प्राइस जो है फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो फ्लोर प्राइस इंडिकेट इन प्रोस्पेक्टस, ठीक है। बुक ओपन्स फॉर बिड मिनिमम 3 डेज, 3 दिन तक मिनिमम का बिडिंग होगा, ठीक है। इन्वेस्टर जो है बिड करता है एट और एबव फ्लोर प्राइस, और उसके बाद कट ऑफ प्राइस डिटरमाइन आफ्टर बुक क्लोजर, ठीक है। और अलॉटमेंट एट कट ऑफ प्राइस पे आपका अलॉटमेंट जो है वो कर दिया जाता है, ठीक है। जो भी आपका कट ऑफ प्राइस रहता है उस पर आपका अलॉटमेंट जो है वो कर दिया जाता है। उसके बाद अगर इसका फ़ायदा देखा जाए, ठीक है, तो इसमें आपका डेली डिमांड का विजिबिलिटी मिलता है कि कितना डिमांड है, ठीक है। और प्राइस जो है डिस्कवरी ट्रांसपेरेंट होता है, और इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग सिस्टम है तो कोई धोखाधड़ी इसमें नहीं हो सकता है। तो ये सब कुछ अच्छी चीज़ें भी है इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, एनएससी आईपीओ फैसिलिटीज़, ठीक है। एनएससी जो है आपका आईपीओ को कुछ फैसिलिटीज़ को ऑफर करता है, जैसे कि आपका नीट आईपीओ सिस्टम, ठीक है, NEAT आईपीओ सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका नेशन वाइड बिडिंग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड सिस्टम है आपका, ठीक है। ट्रेडिंग मेंबर्स बिड फ्रॉम ऑफिसेस, कोई भी इंसान जो है आपका ऑफिसेस से ट्रेडिंग मेंबर्स जो है बिड कर सकता है। और सोफिस्टिकेटेड आपका नेटवर्क जो है टेलीकॉम नेटवर्क इसमें आपको देखने को मिल जाता है। एडवांटेजेस का बात किया जाए तो फेयर एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट मेथड है आपका, एकदम काफ़ी शानदार मेथड है, ठीक है। कम कॉस्ट पड़ता है आपका नॉर्मल आईपीओ से, और फास्टर कंप्लीशन होता है, ठीक है। और मतलब जल्दी ये जो है आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका नीट का आईपीओ मतलब मार्केट टाइमिंग है वो आपका 10 AM to 5 PM है। और जनरल आपका जो मार्केट टाइमिंग होता है वो आपका कितना होता है आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। 9:15 to कितना होता है ये आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो कुछ इंपॉर्टेंट आईपीओ टर्म्स है उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आईपीओ टर्म्स में आपका कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपका प्रोस्पेक्टस हो गया। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इसमें कंपनी का इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कि पैसा क्यों रेस कर रहे हैं वो बताया होता है, मनी कैसे स्पेंड करेंगे वो बताएगा, आपको कितना रिटर्न मिल सकता है वो सब बताएगा, कंपनी का स्टेटस परफॉर्मेंस इन सब चीज़ों को बताएगा, ठीक है। हर चीज़ का डिटेल जो है आपका प्रोस्पेक्टस में रहता है, इन शॉर्ट अगर हम लोग कहें तो, ठीक है। उसके बाद आपका ऑफर डॉक्यूमेंट होता है। ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है कि प्रोस्पेक्टस जो होता है पब्लिक इशू के लिए, ठीक है, लेटर ऑफ ऑफर फॉर राइट इशू, ठीक है। जो भी राइट इशू होता है उसके लिए लेटर ऑफ ऑफर जो है आपको दिया जाता है, ठीक है, कि मतलब आपको ये शेयर्स खरीदने का ऑफर जो है आया है, ठीक है। फाइल विद ROC एंड स्टॉक एक्सचेंजेस, ये जो फाइल किया जाता है। और कंटेंट ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। जितने भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए जो भी आपका रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगा उन सब चीज़ों को यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो ऑफर डॉक्यूमेंट इन ड्राफ्ट स्टेज, ठीक है। ये ड्राफ्ट स्टेज क्या होता है कि फाइल विद सेबी 30 day बिफोर RHP प्रोस्पेक्टिस फिलिंग, ठीक है। तो जो आपका
मतलब सेबी के पास 30 डेज पहले जो चीज़ जमा किया जाता है उसको हम लोग ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका अवेलेबल ऑन सेबी वेबसाइट फॉर 21 डेज पब्लिक कमेंट्स एंड सेबी में स्पेसिफाई रिक्वायर्ड चेंजेस। उसके बाद सेबी जो है उसके बेसिस पे क्या कर सकता है, चेंजेस को वो बता सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, शॉर्टर वर्जन ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। जो भी प्रोस्पेक्टस कंपनी ने इशू किया है उसका शॉर्टर वर्जन है, और कंटेंट्स ऑल सैलिएंट फीचर्स, हर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें रहेगा, और एक कंपनीज एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद RHP होता है आपका रेड हेडिंग प्रोस्पेक्टस। ये क्या होता है कि प्रोस्पेक्टस विदाउट इशू प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है, फिल्ड विद ROC बिफोर डिस्क्लोजर, ये आपका हो गया RHP। भी आपका लॉक इन पीरियड क्या होता है कि फ्रीज ऑन सेल ऑफ शेयर्स फॉर सर्टेन पीरियड। कोई भी कंपनी जो है जब इशू करता है तो वो एक लॉक इन पीरियड रख देता है जो पहले से उनके इन्वेस्टर्स हैं उनके पास, ठीक है, कि वो लोग डायरेक्ट IPO के आने के बाद ही सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है कि इंश्योर प्रोमोटर रिटेन मिनिमम स्टेक आफ्टर IPO। तो जो प्रोमोटर है जिनके पास पहले से शेयर्स है कंपनी का, तो वो लोग जो है IPO में ज़्यादा गेन देख के इमीडिएटली सेल ना कर दे, इसलिए क्या करता है, लॉक इन पीरियड लगाया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कंपनी का जो कंट्रोल है उसको मतलब बचा के रखता है, कंपनी को अच्छे से स्टेबल वे में स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ है आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बात किया जाए आपका प्रोस्पेक्टस प्रिपरेशन का, कौन प्रिपेयर करता है, तो मर्चेंट बैंकर्स जो है वो इसको करता है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट अप्रेजल, कॉस्ट फाइनलाइजेशन, प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेशन और प्रोस्पेक्टस प्रिपरेशन, इन सब चीज़ों का डिपेंडेंस किसके ऊपर होता है, काम किसके ऊपर होता है, मर्चेंट बैंकर के ऊपर होता है, ठीक है। और प्रोस्पेक्टस जो है सबमिट किया जाता है सेबी को अप्रूवल के लिए। ये चीज़ आपको पता चल गया होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ आप क्या समझते हैं, तो लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ मतलब कि एडमिशन ऑफ सिक्योरिटी टू ट्रेडिंग प्रिविलेज ऑन स्टॉक एक्सचेंज। मतलब कि जब कंपनी जो है वो ट्रेडिंग करने के लिए अवेलेबल हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसको हम लोग लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मल एग्रीमेंट के थ्रू होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि प्रोवाइड लिक्विड एंड मार्केटेबिलिटी टू सिक्योरिटीज़, ठीक है। मतलब कि जो कंपनी है, जो भी सिक्योरिटी है, उसमें क्या होगा, लिक्विडिटी आएगा, मतलब लोग जो इसको बाय सेल कर पाएंगे, और उसमें मार्केटेबिलिटी आएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए उसको क्या होता है, लिस्ट किया जाता है। साथ में प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ ट्रेडिंग, साथ में उसमें मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि क्या हो सके, आपका कंट्रोल किया जा सके और सुपरवाइज किया जा सके ट्रेडिंग को, ओके। उसके बाद आपका लिस्टिंग एग्रीमेंट होता है। लिस्टिंग एग्रीमेंट क्या है आपका, कंपनी मस्ट एंटर एट टाइम ऑफ लिस्टिंग, ठीक है। कि जब कंपनी लिस्ट होता है तो उस वक्त उसको लिस्टिंग एग्रीमेंट में एंटर होना पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन होता है, डिटेल्स कंटिन्यूस डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है, कंटिन्यूस डिस्क्लोजर जो है वो ज़रूरी होता है। कोई भी कंपनी अगर लिस्ट होता है तो वो कंटिन्यूसली जो है अपना चीज़ों को डिस्क्लोज करे, रेवेन्यू, प्रॉफिट वगैरह वगैरह जो भी रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका डीलिस्टिंग भी एक टर्म है। डीलिस्टिंग क्या होता है कि परमानेंट रिमूवल ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम एक्सचेंज। कोई भी सिक्योरिटी है उसको परमानेंटली जब रिमूव कर दिया जाता है तो उसको हम लोग डीलिस्टिंग कहते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, नो लॉन्गर ट्रेडेबल ऑन दैट एक्सचेंज। तो अगर कोई भी कंपनी को डीलिस्ट कर दिया जाता है तो उस चीज़ को आप जो है उस एक्सचेंज पे फिर से ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका डीलिस्टिंग भी हो सकता है, कंपनी जो है वो डीलिस्ट भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हमारा सेबी का रोल, ठीक है, सेबी रोल इन इशू। सेबी क्या रोल प्ले करता है, तो दस सेबी रिकमेंड इशू नो। सेबू जो है कोई भी चीज़ रिकमेंड नहीं करता है, तो सेबी करता क्या है, तो स्क्रूटनाइज फॉर एडुकेट डिस्क्लोजर, ठीक है। जो भी आपका चीज़ जो है डिस्क्लोजर जो भी करना है उस सब चीज़ों को बताता है वो, ठीक है। और ऑब्जर्व इशू फॉर वैल्यू ग्रेटर देन 50 लाख, ठीक है। कोई भी अगर इशू वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है तो उसका जो मतलब उसको ऑब्जर्व करेगा सेबी, ठीक है। और वैलिड ऑब्जर्वेशन लेटर फॉर 3 मंथ्स ओनली, ठीक है। उसके बाद इशू मस्ट ओपन विद इन 3 मंथ। तो जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उसके बाद जो इशू है कब तक हो जाना चाहिए, 3 मंथ तक हो जाना चाहिए। सेबी क्या क्या नहीं करता है, सेबी क्या नहीं करता है, व्हाट डज सेबी डज नॉट डू, तो डज नॉट रिकमेंड एनी इशू, ठीक है। कोई भी इशू को रिकमेंड नहीं करता है वो। डज नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल साउंडनेस, ठीक है। कोई भी कंपनी अच्छा है कि नहीं है उस चीज़ के बारे में सेबी कभी श्योरिटी के साथ नहीं बताएगा आपको, ठीक है। सेबी कभी नहीं कहेगा कि कोई कंपनी अच्छा है बुरा है, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए नहीं कीजिए, ठीक है। डज नॉट गारंटी करेक्टनेस ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। डज नॉट गारंटी इन्वेस्टर फंड, कुछ भी चीज़ को सेबी गारंटी नहीं करता है, यह सब आपके रिस्क के ऊपर रहता है। अगर कोई धोखाधड़ी होता है, ये सब होता है, तो सेबी ऑब्वियसली इंटरफेयर करेगा, बट एट द इनिशियल स्टेज सेबी इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। इन्वेस्टर नोट की बात किया जाए, मेक इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड ऑन प्रोस्पेक्टस कंटेंट, सेबी टेक इज नॉट ए मनी सेफ्टी गारंटी, ठीक है। तो कोई भी आपका सिक्योरिटी है, अच्छा हो बुरा हो, वो एट द एंड सेबी उसको वेरीफाई कर ही देता है, ठीक है। मतलब कि ऑब्वियसली मतलब अगर वो रूल्स को फॉलो करता है, बट उसका सिक्योरिटी का परफॉर्मेंस जो है वो सेबी आपको गारंटी नहीं करके देगा, ठीक है। वो आपके ऊपर है, तो उस चीज़ को आपको देखना है।
उसके बाद बात किया जाए आपका फॉरेन कैपिटल इंश्योरेंस का, तो फॉरेन कैपिटल इंश्योरेंस में क्या होता है आपका, ठीक है, जब फॉरेन कैपिटल को इशू किया जाता है, जैसे कि आपका एडीआर हो गया, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है, तो ये आपका फिजिकल सर्टिफिकेट होता है आपका, ठीक है, ऑफन यूज टू रेफर टू एडीएस देमसेल्फ। तो एडीआर मतलब आपका अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और आपका एडीएस क्या होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स, ठीक है। तो यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड इक्विटी ओनरशिप फॉर्म represent foreign shares held on depository by custodian bank carries corporate and economic right of foreign shares, ठीक है। तो एडीएस जो होता है इसमें क्या होता है, आपका जो फॉरेन शेयर है, यूएस में जो भी आपका शेयर है, ठीक है, अमेरिका में जो भी शेयर है, उसका आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, उसका राइट्स जो है वो आपको एडीएस होता है, ठीक है। और जो एडीएस होता है उसका फिजिकल सर्टिफिकेट को आप क्या कह सकते हैं, एडीआर कह सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा ये चीज़ है। एडीएस का फीचर्स क्या होता है आपका, ठीक है, वन और सेवरल एडीएस, ठीक है, इक्वल टू वन एडीआर, ठीक है। आपके पास एक एडीएस है या फिर बहुत सारे एडीएस है, सब मिला के आपका एक एडीआर बनता है, ठीक है। ये आपका ट्रेडेड कहाँ पे होता है, आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, एमएक्स, नेस्डैक, ओटीसी, ये सब पे आपका ट्रेड किया जा सकता है, सेम मैनर एस यूएस कंपनी शेयर्स, ठीक है। आप जो है एडीआर को सेम जैसे यूएस के कंपनी के शेयर्स जो है इधर ट्रेड होता है, उसी तरह से आप जो है एडीएस को भी वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और एडीएस डजंट एलिमिनेट करेंसी रिस्क डिस्पाइट यूएसडी डिनोमिनेशन, ठीक है। एडीएस जो है आपका करेंसी रिस्क को मतलब क्या करता है, एलिमिनेट नहीं करता है, ठीक है। मतलब कि आपका करेंसी का जो रिस्क है, मतलब यूएसडी का वैल्यू जो है अप डाउन होता है, उसके बेसिस पे आपका वैल्यू जो है पैसा का वो अप डाउन होता रहेगा, ये जो है आपका एडीएस में एलिमिनेट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो होता है नेक्स्ट है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर। जीडीआर क्या होता है कि ग्लोबल फाइनेंस व्हीकल फॉर कैपिटल रेजिंग, ठीक है। तो जब आपको ग्लोबल लेवल पे कैपिटल रेज करना है आउटसाइड अमेरिका, तो आप जो है जीडीआर का यूज़ कर सकते हैं। अलाउस सिमेंटेनियस रेजिंग इन मल्टीपल मार्केट, आप अलग अलग मार्केट पे रेज कर सकते हैं। और नेगोशिएबल सर्टिफिकेट रिप्रेजेंटिंग कंपनीज ट्रेडेड इक्विटी डेप्ट, ठीक है। और रेशियो का बात किया जाए, 1 जीडीआर इक्वल टू फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू 10 शेयर्स, ठीक है। जैसे कि आपका एक जीडीआर में फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये क्यों यूज़ होता है, पब्लिक प्राइवेट मार्केट जो है इनसाइड आउटसाइड यूएस, कोई भी अगर इनसाइड मतलब आउटसाइड यूएस अगर बात किया जाए तो आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग क्या हो गया, फॉरेन कैपिटल इशुएंस के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, एडीआर, एडीएस, जीडीआर, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका 4th चैप्टर है। इससे पहले हम फिर से आपको अपने ई बुक के बारे में बता देते हैं, आप चाहे तो इसको ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए अब 4th चैप्टर को देखेंगे।